हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमलेक्स इंस्टीट्यूट गाइस। सो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का। अब देखिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ही मायने में है, लाइक कि आप इसमें जो सीखेंगे वो बहुत ही बेसिक्स होंगे। तो मैं एक काम करूंगा कि आपको मोस्टली जो मेरा मेन फोकस है वो आपको डायमेंशन समझाने पे रहेगा, ना कि यूनिट्स क्योंकि जो आप रहेंगी वो थोड़ी बहुत 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं आप वो समझ जाओगे। इसके बाद जो डायमेंशन है, कुछ के डायमेंशन आप ट्राई करना कि अभी याद करते हैं, और कुछ के डायमेंशन आप जो है टाइम के साथ साथ आई थिंक जो चैप्टर वाइज जब आप कवर करेंगे तब आप पढ़ते जाओगे तो भी कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो आपको मैं चाहूंगा अभी याद रहें, अभी से आप याद कर लेंगे तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमें जो ये मेजरमेंट है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, लाइक कि क्या जरूरत है मेजरमेंट की, जो हमें जरूरत पड़ती है किस लिए पड़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए आप कोई चीज है उसको मेजरमेंट क्यों कर रहे हो, तो मेजरमेंट करने का रीजन क्या होता है कि सर जो चीज है वो हम एक्यूरेटली कर पाए, डिलीवर कर पाए। लाइक अगर आपसे कोई मान लो आप दूध वाले से दूध लेते हो तो एक फिक्स अमाउंट है, 1 लीटर में लेते हो, आपको पता होता है कि 1 लीटर अमाउंट जो है वो इतना रहेगा, कितना फिक्स रहेगा। आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो उसमें लिखा रहता है कि 500 ml है, 600 ml है, 700 ml है, 1 लीटर है, 2 लीटर है। तो ये सारी चीजें लिखी होती है। आप वेट करते हो खुद को तो लिखा रहता है कि आपका वेट कितना है या किस चीज में है। तो लेकिन इसके साथ साथ ये हो गया मेजरमेंट, कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। मेजरमेंट की जरूरत किस लिए पड़ी कि जो है हम प्रिसीजन के साथ, किस चीज की मेन जरूरत पड़ी, प्रिसीजन, यानी प्रिसाइज होकर के हम किसी चीज को एग्जैक्टली मेजर कर पाए, एग्जैक्टली क्या चीज है, कितना अमाउंट है, फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए खुद को तैयार रख पाए। इस चीज के लिए हमने जो है मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं। लेकिन जब हम उनका मेजरमेंट कर लेते हैं तो हम उसे एक तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्यूरेटली हम उसे कैसे यूज कर पाएंगे, कहाँ यूज कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि किसी भी जगह पे किस तरह की मेजरमेंट वाली चीज जरूरी है ये भी हम जान पाते हैं। अब देखो इसका मैं मतलब समझाता हूँ कि जैसे मान लो 2 नदी बह रही है, ठीक है, एक रिवर R1 है, एक रिवर R2 है। तो अब इनके बीच में अगर आपको ब्रिज बनाना है, ये एक ब्रिज है, तो अब ब्रिज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों नदियों की चौड़ाई कितनी है। इसके बाद क्या बोलते हैं कि कितनी लंबाई का चौड़ाई का आपको ब्रिज बनाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आप मेजर करके कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अंदाजे से कर पाओगे। इसीलिए क्या हुआ कि हमें जो प्रिसीजन है, एक्यूरेटली किसी चीज को अडॉप्ट करना है या फिर यूज करना है, इसलिए हमें किस जरूरत पड़ी, मेजरमेंट की पड़ी। और यूनिट्स क्या है, यूनिट्स एक फंडामेंटल यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक सेम कॉन्सेप्ट रहे कि लाइक ऐसा ना हो कि आपके गांव में 1 किलोमीटर का मतलब जो है 1 किलोमीटर है, दूसरे गांव का पता लगे 1 किलोमीटर का मतलब 500 मीटर में ही खत्म हो जा रहा है। आपके दूध वाले ने बोला भैया 1 लीटर हमारा तो 1 गिलास ही होता है, और आप तो जहाँ पे रहते हैं या जहाँ पहले थे वहां पे पता लगा 1 लीटर का मतलब भाई 3 गिलास 4 गिलास होता है। तो यहाँ पे यही इसी चीज को यानी कि जो एक डिस्पैरिटी आती है उस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, यूनिट्स का इजाद किया। तो मेजरमेंट किस चीज के लिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी एक्यूरेसी के लिए, इन चीजों के लिए क्या बनाया, मेजरमेंट करना जरूरी हो गया। और यूनिट्स क्या किस लिए जरूरी होगी कि ऑल वेयर सेम रहे, कि हर जगह पे जो इनकी ऑल वेयर सेम वैल्यू पॉजेस, कि हर जगह पे इनकी जो वैल्यू है वो सेम रहे, उसमें कोई डिफरेंस ना आने पाए, इसीलिए जो है यूनिट्स बनाएगी। ठीक है, आई थिंक हमें इतना तो समझ में आ गया, ये बस केवल बेसिक था, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ये वाइवा वगैरह में भले आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट देखो, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साई यूनिट्स क्या होती हैं। साई यूनिट्स की जैसे कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और ये उन्हीं यूनिट्स को मैं एसआई, हम लोग एसआई यूनिट्स बोलते हैं। देखो एसआई यूनिट्स यानी कि एसआई सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको हम एम के एस सिस्टम ही बोलते हैं। एसआई यूनिट्स को ही क्या बोलते हैं, एम के एस सिस्टम बोलते हैं। अब देखो एम का मतलब क्या होता है, मास, मीटर। एम का मतलब मास नहीं मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। तो मीटर
के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड, इसी में साथ साथ ए भी लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है एम्पियर। आप देखो मैं इसको डिकोड करता हूं आपके लिए जिससे कि आपको समझना आसान रहे। अब देखो मास एक क्वांटिटी होती है जिसको कि आप मेजर करते हो किसी भी चीज का वेट मेजर करने के लिए। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर डिफिनीशन इजाद की है जिसमें कि ये लोग एक प्लेटिनम और इरिडियम का जो है एक ब्लॉक लेते हैं जिसको इन्होंने मेजर करके रखा है फ्रांस में, जिसके वेट को ये लोग कम मतलब क्या बोलते हैं वेट किया और बोला कि इतना अगर है प्लेटिनम और इरिडियम के इक्विवेलेंट किसी भी चीज का वेट तो वो 1 किलोग्राम के होगा, ठीक है। और एसआई यूनिट इसकी किलोग्राम, और इसको डिनोट कैसे करते हैं डायमेंशन में, एम से डिनोट करते हैं मास को। फिर आता है लेंथ, लेंथ हो गई कि जो मीटर डिस्टेंस है कि कितना जो है सनलाइट कितना चलती है या क्या कितना है, इस हिसाब से इन्होंने डिनोट किया मीटर को। अब मीटर को जो ऐसा यूनिट है वो एम, और इसको डायमेंशन में एल्स के साथ। ऐसे सेम टू सेम टाइम हुआ, टाइम की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो टाइम में साइंटिस्ट ने बताया कि टाइम के रिलेटेड जो है वो एक सीजियम करके है, उसके एलिमेंट्स के एक हाइपरफाइन लेवल होता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है। खैर ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक ये आपसे पूछ सकते। बस मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मास के लिए किसका यूज किया प्लेटिनम इरिडियम का, टाइम के लिए किसका के सीजियम का, और लेंथ के लिए आपको बताया मैंने ये जो सनलाइट होती है इसका। बस यही तीन ध्यान रख लो, उससे ज्यादा की आई डोंट थिंक आपको जरूरत होगी। फिर इलेक्ट्रिक करंट में हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट में इनका कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल ऐसे वायर्स रखे हैं, उसमें जो करंट का फ्लो होगा उसी बेसिस पे इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट व एम्पेयर वाली डिफिनीशन जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बस एसआई यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है, मास को किसमें, किलोग्राम में। ये 7 आपकी फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, बाकी सारी यूनिट्स जो इतनी होती है फिजिक्स में इन्हीं से डिराइव की गई हैं। एक दो तरह की होती है, एक दो यूनिट और होती है, एक होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। इसके बारे में भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं। टाइम को किसमें, सेकंड में इसकी यूनिट होती है, उसको डिनोट टी से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गई एम्पियर से हो गया, डिनोट किससे करते हैं, आई से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी केल्विन यानी टी, यानी कि जैसे कि आप डिग्री सेल्सियस में मापते हैं वैसे केल्विन में भी मापते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है वो केल्विन है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं 101 डिग्री बुखार है, वो किस में होता है, वो केल्विन में होता है। याद रखना वो सेल्सियस में नहीं होता। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस चला गया ना भाई साहब, बहुत ज्यादा हो गया टेम्परेचर उसका, उसका तो राम नाम हो जाएगा फिर, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, देखो ये इंटेंसिटी यानी जो लेजर वगैरह है उसकी जो इंटेंसिटी है कितनी है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कैंडेला से यूज करते हैं, उस डिनोट करते हैं सीडी से। ये आई डोंट थिंक अभी तक आपके क्लास 12 के सिलेबस में कहीं भी यूज आया है इसका। और फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों जगह यूज आता है, मोल्स का जो अमाउंट है वो कितने पे हिसाब से है। फिर ये हो गया मोल वाला, ठीक। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट है जो आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, मोस्टली यही 5 होती हैं, इसके अलावा आपका नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था रेडियन का। तो रेडियन होता है जो आपको पता है कि जो एंगल होता है इसको मेजर करने के लिए, कोई सर्कल है, सर्कल में जो ये आर्क एंगल बनाता है ये थीटा, इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, रेडियन में। ये कैसी शेप होनी चाहिए रेडियन के लिए, 2D शेप होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन जो होता है वो 3D शेप होता है स्फीयर के लिए। किसके लिए, स्फीयर के लिए। स्फीयर में जो एंगल बनेगा, यानी कि अब देखो जो स्फीयर हुआ कोई, ये रहा कुछ, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं जिससे आपको पीछे का एंगल अलग लगे। ये अब ये जो पीछे वाला एंगल है ये यहाँ से जाके मिला, फिर ये एंगल यहाँ से, तो अब जो ये एंगल बनेगा ये एंगल अल्फा, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। तो ये दो तरीके के जो रेडियन और स्टेरेडियन है ये कैसे होते हैं, ये एसआई यूनिट्स में नहीं है लेकिन बट फिर भी इनकी फिजिक्स में बहुत यूज होती है। जो स्टेरेडियन होता है आपका, इसको हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो, वेट अ मिनट, बेटर सेकंड गाइस, हम आपको दिखाते हैं कि जो रेडियन है या फिर स्टेरेडियन है ये किस तरह से मतलब बनेगा। ये देखो पहले मैं रेडियन के बारे में लिख लेता हूँ। रेडियन, रेडियन के लिए शेप मैंने बताया आपको कि 2D होना चाहिए, सर्कल वगैरह, ये सर्कल हुआ।
अब देखो इसमें एक सेंटर है O और एक सिंपल सा आर्क है थीटा, ठीक, रेडियन हो गया, इसको आप डिग्री में माप सकते हो। फिर आता है आपका स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का क्या होता है, इसके लिए आपको 3D शेप चाहिए ही चाहिए, स्पेयर। इसी को आप क्या बोलते हो एक और नाम से, सॉलिड एंगल। अब देखो जो स्पेयर है तो उसका ये जो फ्रंट पार्ट है, जो आप देखोगे, जो फ्रंट पार्ट आप देखोगे वो सेम रहेगा, कि सेम जैसा पहले का था कि 2D में ये आगे वाला हिस्सा है, ये आपको सेम लगेगा कि यहाँ पे एक एंगल अल्फा बना। लेकिन मैं अगर पीछे की बात करूं, पीछे वाले हिस्से पे क्या होगा, मुझे मैं इंग्लिश चेंज करता हूँ, अब दिखाता हूँ कि इस स्फीयर का जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और यहां से एक एंड जा रहा है और एक यहां से, मतलब समझ रहे, एक ऐसा चौड़ा सा ब्लॉक है करके, मतलब एक 3D शेप। अब आपको आई थिंक इमेजिन हो रहा हो कि ये जो है ये एक सरफेस बन गया। इसमें क्या था, एक 1D एक ऐसे कर्व टाइप का, लेकिन इसमें क्या है 3D। ये यहाँ पे भी एक कर्व बन रहा है, ये नीचे वाला भी एक कर्व बन रहा है। तो अब जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल है। स्टेरेडियन किसमें दिखाता है आपको, 3D स्पेस वगैरह में, और ये सॉलिड एंगल होता है, यानी कि इजीली मोल्डेबल नहीं होता जितना कि कंपैरेटिवली रेडियन होता है। तो ये दो तरह की यूनिट्स और होती हैं, एक पहली और ये दूसरी, ठीक है। इनसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोग यूनिट्स को थोड़ा समझ लिया है, यूनिट्स के टाइप्स को समझ चुके हैं, और 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो कि एमकेएस सिस्टम में है। आपके पास एक सिस्टम और होता है जिसे बोलते हैं आप लोग सीजीएस। अब देखो सीजीएस सिस्टम क्या होता है, जल्दी से समझ लेते हैं। देखो जैसे एम का मतलब यह मीटर था, यह सी का मतलब सेंटीमीटर, के का मतलब किलोग्राम था, तो यहाँ जी का मतलब ग्राम है, एस का मतलब सेकंड है, तो एस का मतलब सेकंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीजीएस और एमकेएस यूनिट्स में कि कौन सी यूनिट है जो चेंज नहीं होती है। आपके ऑप्शन हो सकता है सेकेंड, टाइम, करंट, या फिर मास, लेंथ, ये सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें पूछा जाएगा कौन सा है जो चेंज नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो सीजीएस और एमकेएस में चेंज नहीं होती है, कौन सी यूनिट, वो है टाइम की, यानी सेकेंड चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है नए सिलेबस के हिसाब से, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ 5-6 रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं सीधा लिखता हूं और समझाता हूं। आप बस सिर्फ एक एग्जाम्पल पकड़िएगा, उसी एक एग्जाम्पल से आप समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं जो लिख लूं, देखो ऑल रियल नंबर विल बी काउंटेड। इसका मतलब क्या हुआ, एज, देखो सिग्निफिकेंट फिगर को मैं एसएफ लिख रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं एसएफ डिनोट कर रहा हूं। तो देखो ऑल रियल नंबर को मैं सिग्निफिकेंट फिगर बोल दूं, तो जैसे कहीं पे है 1 3 1 5 1 8, ये कैसा है, इसमें सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। 2 1 5 4 9.321, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 3 7, इसमें 7 हो गए, इसमें 2 2 4 2 6 हो गए। यानी कि जितने रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स में इंक्लूड किए जाएंगे, जिनको मतलब जीरो के अलावा जो भी नंबर है, इन सारे नंबर्स को हम देखेंगे। मेनली लफड़ा होता है जीरो को लेकर कि जीरो की पोजीशन आगे है तो क्या है, पीछे है तो क्या है, दाएं है तो क्या है, बाएं है तो क्या है, ठीक है। चलो, लेकिन ये पहला तो कंफर्म हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है, सेकंड वाला हो जाएगा ऑल द जीरोस बिटवीन रियल नंबर इज एसएफ, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 108.006, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। अब जैसे कोई आपको और दे दे 20304, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, आपसे कोई भी पूछे तो आप इजीली बता दो बिना मुंह देके कि सर इसमें 2 3 5 5 हो गए। चलिए, अब ये आपने बता दिया, तो मुझे जरा ये बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, काउंट करिए भाई, आप खुद से काउंट कर सकते हैं।
अब बताइए, अब हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा नियम है वो क्या है। तीसरे नियम में क्या है? अब देखो, दो नियम तो हम लोगों ने समझ लिए कि इन दोनों नियमों में क्या है कि एक में जितने रियल नंबर है वो काउंट होंगे, अगले में जो जीरोस है बिटवीन द रियल नंबर्स वो भी काउंट होगा। अब तीसरा नियम जो कहता है इफ नंबर इज लेस देन 1 देन राइट हैंड बोलना तो गलत होगा, राइट साइड बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। राइट साइड 0 एंड 0 आफ्टर डेसिमल टिल रियल नंबर स्टार्ट्स, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, विल नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको मैं समझाता हूँ कि मैंने इतना बड़ा लंबा सेंटेंस क्या लिखा है। अब देखो, जस्ट 0.0022308 है, तो अब इसके जो आगे की ये 4 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका जो SF होगा वो 4 हो गया। आई होप ये आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाला। चौथे वाले में देखने से पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल उठा ना, आपका SF था 3 3 6 1 7 7 इसमें है, 4 नहीं 4 4 8 8 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर मैं यही नंबर उठा के यहाँ पे रखता हूँ नेक्स्ट वाले में, इसमें क्या 9 नंबर, सॉरी इसको मिटा देता हूँ पहले, 9 नंबर नो 0 will be SF in any numbers if it is not coming from any experiments। इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, ये जो लास्ट वाले में नंबर था 1040000, अब उसमें लास्ट में 1 लगा दिया था, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लगा रहा हूँ। अब मैं पूछूं इसमें कितना SF है, तो अब सीधा चुपचाप बोलना सर केवल 3 SF है, इसमें SF की वैल्यू कितनी 3। यही चीज समझाई गई है इसमें कि अगर कोई भी जीरो है, कितना भी ज्यादा जीरो है इन एनी नंबर आफ्टर रियल नंबर, कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर के बाद कितना भी जीरो लगा हो उसमें उसको हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ 10400.00, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 14000.01, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, कितना 3 3 6 2 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में एक रियल नंबर यहाँ पे है, तो यानी कि ये सारे G1 जो है वो काउंटेबल हो गए। और लास्ट नियम क्या है यहाँ पे, पांचवा नियम भी देख लेते हैं लगे, द ट्रेलिंग जीरोस विथ सिग्निफिकेंट decimal will be SF, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या हो, जैसे कि मैं बोलूं कि आपके पास 3.500 है, तो इसमें कितना SF हुआ, इसमें हुआ 4। आप बस एग्जाम्पल के थ्रू याद रखने की कोशिश करोगे कि क्या है, क्योंकि आप ये बाकी चीजें बोलते चले जाओगे, ये आपको नहीं याद रहने वाली। कोई कितना भी कोशिश करे सर पांचों नहीं याद कर पाओगे। बेस्ट क्या होगा, सर ने जो एग्जाम्पल्स के साथ साथ उसको एक्सप्लेन किया उसको एक जगह रख लो, आपको अंडरस्टैंड करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक आता है आपका डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखो,
इसमें एनालिसिस करना क्या होता है, जैसे जो हमने पढ़ा डायमेंशन ना, उसका कुछ यूज होता है, कुछ होती है ड्राइव्ड डायमेंशन होती है कुछ की। ड्राइव डायमेंशन कैसे होते हैं मैं समझाता हूँ आपको। जैसा कि एक होता है वन टू वाज इक्वेशन p इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस बी इक्वल टू nRT। तो एक बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो यूनिट्स होती हैं वो सेम यूनिट के साथ ही ऐड हो सकती हैं, यानी कि अगर टाइम वाली कोई यूनिट है वो टाइम वाले के साथ ही ऐड हो सकती है। अगर कोई किलोग्राम की यूनिट है तो वो सिर्फ किलोग्राम के साथ ही ऐड हो सकती है, बाकी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई डिवीजन अलग चीज है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ सेम चीज के साथ होगा। तो अब देखो ये p प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, अगर लेफ्ट ये इसकी यूनिट इन दोनों, और आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी की यूनिट बताओ, तो कैसे बताओगे। मैंने बताया आपको कि जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी प्रेशर की यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, ए अपान बी स्क्वायर वाले की यूनिट के बराबर हो जाएगी। प्रेशर होता है एक, तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है, जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया। मैं आपको एक से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया की जो यूनिट होगी वो ए बाई भी स्क्वायर के बराबर होगी। अब ए की यूनिट आपको निकालनी है, तो ए इक्वल टू कर लो क्या, फोर्स इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस टू, ये होती है किसकी, फोर्स की यूनिट। एल टी की पावर टू यानी कि ये किसका है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को एल पर सेकंड स्क्वायर यानी टी की पावर माइनस टू, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें, यानी कि न्यूटन में हो गया। फिर आया क्या, वी स्क्वायर, वी यानी वॉल्यूम होता है, तो किसमें वॉल्यूम किसमें नापते हैं, क्यूब में, मीटर क्यूब में, तो यहाँ से यानी कि एल क्यूब। अब ए आया, ए डिनोमिनेटर में, एरिया किसमें होता है, स्क्वायर में, तो यानी नीचे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो अब यहां से आप देखो ए की जो यूनिट आई क्या आई, एम, ये एल स्क्वायर है, ऊपर एल क्यूब है, तो ऊपर से ये गया नहीं, ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, तो एल स्क्वायर स्क्वायर का आंसर बचा एक। तो जो आपकी डायमेंशन, एक सेकंड, ये जो वॉल्यूम का है ना, ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखो फार्मूले में वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का होता है आपका मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब की पावर, मीटर क्यूब का भी स्क्वायर यानी एल क्यूब का भी स्क्वायर यानी एल की पावर 6 हो जाएगी। तो अब देखो एम हुआ, एल की पावर 6 हुई, और ये एक 7 होगी, और ये 2 है नीचे, तो 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 5, करेक्ट। और ये कितना, टी की पावर माइनस 2। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ए की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी। सेम आप वी का निकाल सकते हो, बी की डायमेंशन क्या होगी, आप बताओ मुझे, देख के बता सकते हो कि सेम